हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस कराई जा रही हैं जो पिछले पेपर्स में और बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आज भी हम ऐसी ही क्लास को लेकर आए हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। हमें बताना है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्धा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दंत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कंठ। तो हमें बताना है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो हमारे व्यंजन जो होते हैं उसमें 5 वर्ग में बटे हुए होते हैं, 25 व्यंजन। उनमें हमें बताना है कि ता वर्ग का हमारा क्या उच्चारण स्थान होता है। तो बात करते हैं पहले इस प्रश्न के सही उत्तर की, उसके बाद समझेंगे कि इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन नंबर बी, दंत। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक, पहले सभी वर्ग को लिख लो, का, चा, टा, ता और पा। ये हमारे पांचों वर्ग को दर्शा रहे हैं, वर्ग के पहले अक्षर होते हैं। अब इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक, के, टी, एम, डी, ओ, ये हमारी इसको याद करने की ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है कचटतप और उसने अपने पापा से बर्थडे में मांगा कि पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट में केटीएम गिफ्ट करो। तो केटीएम 2, तो का वर्ग यानी कि कंठ, ता वर्ग, चा वर्ग यानी कि तालु टी फॉर, टा वर्ग यानी कि मूर्धा, ता वर्ग यानी कि दंत, पा वर्ग यानी कि ओष्ठ, के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत और ओ फॉर ओष्ठ। ये हमारी इनको याद करने की बेहतरीन ट्रिक हो जाएगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप पांचों वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आराम से बता पाएंगे। आशा करता हूं आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा है। यानी कि हमें बताना है जो हमारा तत्सम शब्द होता है ज्येष्ठ, उसका तद्भव क्या होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बड़ा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है देवर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पुत्र और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है चौथा। तो बात करते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द हमारा तत्सम होता है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा। यानी कि ज्येष्ठ का हमारा अर्थ होता है बड़ा और उसे अगर हम तद्भव में कहेंगे तो उसको कहेंगे बड़ा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारा, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसकी ट्रिक के माध्यम से आप आराम से बता पाओगे पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दंत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है कंठ, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्धा। तो बात करते हैं पा वर्ग के उच्चारण स्थान की। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। पा वर्ग को हम ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। जब हम पा, फा, बा, भा, मा बोलते हैं तो हमारे होंठों की आकृति में परिवर्तन होता है। यही हमारा पा वर्ग का पहला वर्ण पा होगा और उसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हम सभी से पूछा गया है, अतिवृष्टि शब्द का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है।
तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम हमें बताना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अतिवृष्टि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अनिवृष्टि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अनावृष्टि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अनुवृष्टि। तो बात करते हैं अतिवृष्टि शब्द के विलोम की, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है हमारा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी, ये बारिश के संबंध में बताता है अतिवृष्टि और अनावृष्टि शब्द। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारी सीधे सीधे परिभाषा होती है और जब मैंने क्लासेस शुरू कराई थी तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया था कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है समूह शब्द, दूसरा ऑप्शन संयुक्त शब्द, तीसरा ऑप्शन वर्णमाला और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की, तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आपको एक तो ये परिभाषा देखने को मिल सकती है, अन्यथा आपको वर्णमाला से संबंधित ये पूछा जा सकता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 52। और कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो हमारे भाग होते हैं वर्णमाला के। अब आपसे पूछा जाए स्वरों की परिभाषा, तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं और जो वर्ण हमारे स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अन्यथा आपसे पूछा जा सकता है कि जो ना स्वर में आए और ना ही व्यंजन में आए उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अयोगवाह, जिनकी संख्या होती है हमारी 2। अंग और आह हमारे ये हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है पुस्तक कौन सा शब्द है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे किताब भी पूछ सकता है और पुस्तक भी पूछ सकता है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया तद्भव, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया तत्सम, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया देशज और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया विदेशज। तो बात करते हैं पुस्तक शब्द की, तो पुस्तक शब्द हमारा होता है तत्सम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपसे यदि पूछ ले पुस्तक की जगह किताब लिखा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, तो वो शब्द हमारा किताब हो जाएगा तद्भव रूप। यही हमारे बहुत सारे शब्द तत्सम और तद्भव के अंतर्गत पूछे जाते हैं। छठे प्रश्न के बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है हमारा चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, दोहे में चा और ला वर्ण की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। ये आपको बहुत बार प्रश्न पेपरों में देखने को मिला है, तो आप इस प्रश्न को रट के जाना, सीधे सीधे यही रखा हुआ मिलता है उदाहरण पेपर में। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यमक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उपमा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है रूपक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अनुप्रास। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर वर्णों की आकृति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर यमक अलंकार, और जहाँ पर एक ही शब्द कई सारे अर्थ दे और वो शब्द चिपका हुआ हो, उसके अर्थ बहुत सारे हों, 2 या 3 हो, वहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। और रूपक अलंकार हमारा एक चीज को दूसरे वस्तु की तरह दर्शाता है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दुपट्टा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रकृति, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फुलका और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है हीरा। तो हमें इन शब्दों में बताना है कि कौन सा हमारा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो जब भी बात आती है हीरे की, तो हीरा हमारा पुरुषलिंग में आता है, फुलका भी हमारा पुरुषलिंग में आएगा और दुपट्टा भी हमारा
पुल्लिंग में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रकृति हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब बहुत सारे बच्चे दुपट्टे और प्रकृति में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आपको दुपट्टे की जगह चुन्नी लिखा हुआ मिले, चुनरी लिखा हुआ मिले, तब आपको स्त्रीलिंग लगाना है। अन्यथा जब भी दुपट्टा आप बोलते हैं दुपट्टा गिर गया, दुपट्टा गिर गई नहीं बोलते हैं, तो हमारा वो पुल्लिंग में आएगा। इसके बाद बात करते हैं 90 प्रश्न की। 90 प्रश्न है आग कौन सा शब्द है। जल्दी जल्दी देखते हैं बचे हुए प्रश्नों को। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तत्सम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तद्भव, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है देशज और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है विदेशज। तो बात करते हैं 90 प्रश्न के सही उत्तर की। तो आग हमारा होता है तद्भव शब्द। अब आपको आग की जगह अगर अग्नि लिखा हुआ दिख जाए तो वो हमारा होता है तत्सम रूप। आग का तत्सम रूप होता है अग्नि। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अग्नि देकर पूछ लेगा तो वो होगा हमारा तत्सम, और अगर आग लिखा हुआ मिला है तो वो हो जाएगा तद्भव। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की। नाक कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन यौगिक, दूसरा ऑप्शन रूढ़, तीसरा ऑप्शन यौगरूढ़ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमें बताना है जो हमारे रचना के आधार पर शब्द होते हैं उसमें नाक कौन से शब्द की श्रेणी में आएगा, और यौगिक में आएगा, रूढ़ में आएगा या यौगरूढ़ में आएगा। बात करते हैं 10वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूढ़। रूढ़ शब्द के अंतर्गत हमारा नाक चला जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं होता, अर्थात जिनको अलग अलग तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए हमारा नाक रूढ़ शब्दों के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।